शिक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे अध्याय 17, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था गैसों का आंशिक दाब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैसों का संचरण। बॉडी से गैसों का संचरण आदान प्रदान कैसे होता है हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। तो फेफड़ों में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग भरते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, आदान प्रदान। ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना आदान और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना हो गया प्रदान। ठीक है। श्वसन के कारण वायुमंडल से हवा जो होता है वो नासा छिद्र के द्वारा क्या होता है, वायु कोशों में जाता है या एल्वोलाई में पहुंचता है। जब नाक से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो कहा जाता है वायु कोश में जाएगा एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई जो होता है उसकी दीवार जो होती है वो पतली होती है। इसके चारों ओर क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, उसका घना जाल होता है। रक्त के सिकाएं सीरिय रुधिर वेनस ब्लड से भरा होता है। ठीक है। जो अब ब्लड कैपिलरी से वो क्या होगा, ब्लड से भरा रहेगा। ठीक है। वेनस ब्लड से मतलब जो अशुद्ध ब्लड होता है उससे। किसी एक गैस का जो दाब है उसका आंशिक दाब कहा जाता है। किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है वहाँ पे उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब। जिस गैस का आंशिक दाब ज़्यादा होता है वह कम दाब की ओर गति करता है। मतलब जिसका जो जिस गैस के ऊपर दाब ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कम दाब की ओर गति करता है जहाँ पे कम दाब होगा। इसी क्रम में यह बतलाना आवश्यक है कि एल्वोलाई अर्थात कोशिकाओं के अंदर की जो हवा होती है वो एल्वोलाई की पतली दीवार से निकट रहती है। वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सीरिय रुधिर में तथा स्थित ऑक्सीजन से ज़्यादा रहती है। इसलिए जो वायु कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब सीरिय रुधिर से ज़्यादा होता है। जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, वायु जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो क्या होता है, सीरिय रुधिर से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन का विसरण वायु कोष्ठ से सीरिय रुधिर में कहा जाता है। फिर क्या होता है, जो रुधिर में CO2 का आंशिक दाब होता है वो वायु कोष्ठ की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी अधिक होती है। तो जो कोशिकाएं होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण प्रारंभ कर देती है और उसको वायु कोष्ठ में प्रवेश कर अर्थात कुपिका में चला जाता है। फिर उसमें जो O और CO के बीच सांद्रता अंतर होने के कारण जो कुपिका होती है वो वायु से ऑक्सीजन को विसरित होकर कोशिका एवं कोशिका की CO को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, कुपिका से फेफड़ों के अंदर गैसीय आदान प्रदान को पूरा करती है। वो बाहर निकलना, विसरण के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता के कारण इसका जो दाब है वो लगभग 100 मिलीमीटर Hg होता है तथा उसी समय रुधिर कोशिका में स्थित ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो लगभग 37 मिलीमीटर Hg होता है। इसी कारण ऑक्सीजन से विसरित होकर कोशिका में चली जाती है और कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो विसरित होकर फेफड़ों में आकर बाहर निकल जाती है। फिर दूसरा है रुधिर में गैसीय परिवहन। जो गैसियस एक्सचेंज इन ब्लड में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। श्वसन के क्रम में होने वाली प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों से आई जो वायु होती है, श्वसन में क्या होता है, जो फेफड़ा है उससे वायु जो आता है वो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक लाया जाता है तथा कोशिकाओं में जो बनी CO होती है, कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है वो फेफड़ों की कुपिकाओं में सतह तक लाया जाता है जिससे गैसीय आदान प्रदान या गैसों का विनिमय हो सके। गैसीय परिवहन कराता है। श्वासोश्वास जो होता है उसके फलस्वरूप जो ऑक्सीजन गैस होते हैं वो फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, गैस ऑक्सीजन जो होता है वो फेफड़ों में आ जाता है। तब वह बेकार होता है तब तक कि वह समस्त कोशिका को प्राप्त कर ले। जैसे कि हम लोग नासा छिद्र से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों से जब तक वो बॉडी के पूरे पर्टिकुलर कोशिकाओं तक, सेल्स तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो जो ऑक्सीजन होता है वो बेकार होता है। ठीक है। तो फेफड़ों से क्या होगा, सारे कोशिकाओं में जाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो आवश्यक होगी। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती है जहाँ से रक्त का आदान प्रदान होता है, मतलब रक्त जहाँ पे पूरे शरीर में जाता है तो जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त के साथ मिल जाता है, ब्लड के साथ मिल जाता है और ब्लड से क्या होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो होते हैं बंधुता रखते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में पाए जाने वाला वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्रेंडशिप कर लेता है। ठीक है। फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स होते हैं, बंधुता प्रदर्शित करती है जिससे क्या होता है जो बाकी कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से कोशिका फेफड़े में आती है जो नासा छिद्र के द्वारा बाहर कर लेते हैं हम लोग। और जो नासा छिद्र से फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाया रहता है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड कैपिलरी से के थ्रू पूरे कोशिकाओं में पहुँच जाता है। ये हो गया
नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीमोग्लोबिन की गैसीय परिवहन में भूमिका। मानव सहित जितनी भी रुधिर जो कोशिकाएं होती है वो रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसी के कारण जो ब्लड होता है वो हमारा लाल होता है, ये वर्णक का होता है ना। ये क्या कहता है, आरबीसीएस में उपस्थित रहता है। यह श्वसन की क्रिया को पूर्णता करता है और पूर्णता प्रदान करने वाली प्रक्रिया अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहता है, आदान प्रदान करता है। इसके प्रोसेस को मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। यह दो भागों से मिलकर बना रहता है, हीमेटिन और हीम। इसका जो प्रथम भाग होता है वो हीमेटिन अथवा हीम कहलाता है। दूसरा जो लोह पोरफायरिन का बना होता है, किसका बना होता है, लोह पोरफायरिन का। लोह तत्व की उपस्थिति के कारण यह लाल होता है तथा रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन की अद्भुत क्षमता होती है, CO की और ऑक्सीजन की बंधुता की क्षमता होती है। हीम भाग कुल हीमोग्लोबिन का 5% होता है। हीम वाला जो भाग होता है ये प्रोटीनियस भाग है। फिर दूसरा होता है, दूसरा भाग जिसको बोलते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है वो रंगहीन भाग होता है जो 95% का प्रतिनिधित्व करता है। हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम में 1.3 मिलीमीटर ऑक्सीजन के सहयोग करता है। 1 ग्राम में कितना करता है, 1 ग्राम 1.3 मिलीमीटर ऑक्सीजन का सहयोग करता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अस्थायी संयोजन होती है। ठीक है, वह उसी की विशेषता नहीं है बल्कि अपना कार्य भाली भांति करने हेतु बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करता है। वह उसकी पूर्ति उन क्षेत्रों में करता है जहां वो अल्प मात्रा में उपस्थित हो। फेफड़े जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है, बहुत अधिक होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा वह 100% को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। किंतु जहाँ ऑक्सीजन का दाब कम होता है, जहाँ पे अधिक दाब होता है वो क्या कर देता है, बहुत अधिक होता है, वो हीमोग्लोबिन द्वारा 100% ग्रहण कर लेता है। लेकिन जहाँ पे कम दाब होता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन से पृथककृत होकर रुधिर से निकलकर उत्तक में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन गैस का परिवहन। ऑक्सीजन वायु के कणिकाओं की सतह जो होती है वो पर गैसीय विनिमय से उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन के विसरित होकर रक्त में आ जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो विसरित होता है रक्त में आ जाता है। रक्त के लाल रक्त कणिकाओं का विशिष्ट वर्णक क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन का लोह अर्थात हीम तथा ऑक्सीजन से संयुग्मित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन से संयुग्मित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से सहयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और परिसंचरण करता है। परिसंचरण के दौरान जब उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो वहां पर O2 की सांद्रता कम होने के कारण यह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त के साथ पुनः अपनी संचरण प्रक्रिया द्वारा फेफड़ों में चला जाता है तथा ऑक्सीजन कोशिका में मुक्त होने के बाद जब ऑक्सीजन कोशिका में मुक्त हो जाता है तो विसरण द्वारा उत्तक द्रव एवं उत्तक कोशिकाओं में चली जाती है, जहां यह श्वसन के लिए उपलब्ध होती पदार्थों के ऑक्सीकरण में भाग लेती है। इस संपूर्ण क्रिया को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर ऑक्सीजन उत्तकों में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो फिर से 2 भागों में टूट जाता है। क्या में, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन अपने प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग के वर्णक के कारण क्या होता है, यौगिकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। इसमें चमकीले लाल रंग का यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन जो सीरा में जाता है नीले रंग का दिखाई देता है और धमनियों में लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, संवहन होने वाली ऑक्सीजन की 97% जो मात्रा होती है वो हीमोग्लोबिन द्वारा तथा शेष 3% जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा अवस्था में परिसंचरित होता है। जहां तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की बात है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 परमाणु Fe2+ वाला होता है। इसका प्रत्येक Fe2+ परमाणु का एक ऑक्सीजन से संयोग होता है। Fe2+ परमाणु का क्या होता है, एक ऑक्सीजन से संयोग करता है अर्थात एक अणु जो होता है वो हीमोग्लोबिन 1 से 4 अणु के साथ ऑक्सीजन के साथ दुर्बल रूप से संयोजित हो सकते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है, कोशिकीय श्वसन नियंत्रित ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें CO2m जल का उत्पादन भोज्य पदार्थों के विघटन से होता है। किससे होता है, जिसमें CO2m जल का उत्पादन जो होगा वो भोज्य पदार्थों के विघटन से होता है। श्वसन के क्रम में बनने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो गैसों के परिवहन में उत्तकों से फेफड़े में भी पर रुधिर परिवहन द्वारा ही होता है। लेकिन CO गैस के 10 से 20% भाग का परिवहन जो होता है हीमोग्लोबिन द्वारा 5% कार्बनिक अम्ल के विलयन के रूप में तथा 85% जो होता है कार्बन ऑक्साइड के रूप में बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। कार्बनिक अम्ल के रूप में परिवहन, ट्रांसपोर्ट एज अ कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 रुधिर प्लाज्मा में विलयित अवस्था में कोशिकाओं से फेफड़ों में जाता है।
श्वसन में गैसीय परिवहन की रूपरेखा इस प्रकार से दिखाई देती है। देखो ये है आर्टियल ब्लड और ये है वेनेसियस ब्लड। आर्टियस मतलब होता है जो आपका आर्टरी, ब्लड कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। वेनेसियस मतलब होता है, ये हो गया आर्ट्रियल मतलब होता है आपका धमनी, है ना। और ये वेसनस मतलब हो गया आपका सीरा, जिसमें ये नीले कलर का होता है या नीले या बैंगनी कलर का, ये होता है लाल कलर का। इसमें जाता है शुद्ध ब्लड और इसमें जाता है अशुद्ध। क्लियर? इस प्रकार से इसका परिवहन होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब संयुक्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के NH समूह से संयोजन के फलस्वरूप कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनता है। NH2 जो होता है वो CO2 से संयुग्मित करता है और ये क्या बना रहता है? कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है, अथवा इसको प्लाज्मा प्रोटीन से संयोजन के प्रति कार्बिनो प्रोटीन के रूप में संवाहित होता है। क्लियर? फिर है बाइकार्बोनेट्स के रूप में परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा का संवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका सबसे ज्यादा मात्रा का संवहन किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। CO2 रुधिर का सोडियम और पोटेशियम के साथ, सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या मिल जाता है? तो बाइकार्बोनेट्स का बनाता है, जो श्वसन सतह पर आकर CO2 को मुक्त कर देते हैं और यह विसरण के द्वारा कुपिका में पहुंच जाता है। किसके द्वारा कुपिका में पहुंच जाता है? विसरण के माध्यम से कुपिका में पहुंच जाता है। जब लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के रूप में तथा KCl लवण के रूप में पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन Hb ऋण आवेशित होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तथा यह धनात्मक आवेशित K+ से संचित होता है। ठीक है, जो कार्बोनिक अम्ल के अभिक्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा हीमोग्लोबिक अम्ल का निर्माण करता है। इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है अधिकांशतः N+ से जुड़ा रहता है, जो कि कार्बोनिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। यद्यपि यह प्रक्रिया जो होती है वो अत्यंत कम मात्रा में होती है तो बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्लोरीन से क्रिया करके, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो किससे प्रक्रिया करता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, और क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड या NaCl, KCl तथा HCO का निर्माण करते हैं। इस तरह मुक्त हुए कार्बोनिक अम्ल का विखंडन होता है। जो कार्बनिक अम्ल बना रहता है उसका विखंडन हो जाता है, वो टूट जाता है और टूट जाने से क्या बनता है? CO का निर्माण होता है। रुधिर में CO एल्वियोलर गुहा कुपिका में मिश्रित हो जाता है, जो कि कुपिका से निःश्वसन द्वारा वहां से बाहर कर दी जाती है। श्वासोश्वास का नियंत्रण या नियमन, इससे क्या होता है? श्वासोश्वास का जो संबंधित अंग और पेशियां जो होती है उसकी क्रियाविधि का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? तंत्रिकीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। इससे संबंधित जो परिवर्तन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो मस्तिष्क में उपस्थित श्वासोश्वास के द्वारा केंद्र, जो देखो हम लोग जो श्वास लेते हैं उसका जो नियंत्रण का केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से होता है। और जो मस्तिष्क के पोन्स है वो मोडिला ऑब्लंगेटा के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। जो श्वसन का केंद्र होता है वो पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के फ्रंट पे होता है। प्रश्वसन तथा उच्च श्वसन के लिए मस्तिष्क में अलग अलग केंद्र होते हैं, जो क्रमशः प्रश्वसन केंद्र तथा उच्च श्वसन केंद्र कहलाते हैं। नियंत्रण के समय एक ही केंद्र क्रियाशील होता है तथा दूसरा केंद्र क्या होता है? निष्क्रिय होता है। इसी तरह दूसरे के सक्रिय पर पहला निष्क्रिय हो जाता है। अगर दूसरा जो सक्रिय होगा तो पहला वाला जो सक्रिय था वो निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फेफड़े में वायु कोष्ठों में अनेक स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये फेफड़े के फूलने और पिचकने से बारी बारी प्रश्वसन और निःश्वसन करते हैं। जब फेफड़ा हवा भरता है तो फूल जाता है, फिर हवा निकलता है तो सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। श्वासोच्छ्वास से संबंधित रिसेप्टर वेगस जो होते हैं वो तंत्रिकाओं द्वारा प्रेरित होकर आवेगों को मस्तिष्क में स्थित श्वासोच्छ्वास केंद्र तक पहुंचा देता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया हैरिंग ब्यूटर परिवर्तन कहलाती है। मस्तिष्क के पौन का जो भाग में एक निरोधी केंद्र होता है, इनहिबिटरी सेंटर होता है, अर्थात न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो होता है यह प्रश्वसन एवं उच्च श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्रश्वसन और उच्च श्वसन से। प्रश्वसन जो होता है वो उच्च श्वसन केंद्र आवेग को न्यूमेटोटॉक्सिक केंद्र में भेजता है, जिसके फलस्वरूप वह क्या हो जाता है? उद्दीपित हो जाता है। स्वयं उद्दीपित होने के बाद न्यूमोटॉक्सिक केंद्र जो होता है उच्च श्वसन के केंद्र में भाग लेता है। निःश्वसन और प्रश्वसन और उच्च श्वसन क्या होता है देखते हैं पहले।
प्रस श्वसन जो होता है वो अंदर लेने का होता है, फिर उच्च श्वसन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, ठीक है। तो उच्च श्वसन के केंद्र में होता है जिससे वह उद्दीपित हो जाता है, किंतु प्रतिवर्तन के कारण उच्च श्वसन केंद्र जो होता है वो अवरोधित हो जाता है। उपयुक्त वर्णित प्रक्रियाओं के चलते प्रश्वसन एवं उच्च श्वसन क्रियाएं जो होती हैं वो चलती रहती है। प्रश्वसन मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना। शरीर ताप कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता एवं ऑक्सीजन की कमी से श्वासोच्छ्वास केंद्र प्रभावित होता है। श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है, देखो ये जो है आपका लंग्स है, फेफड़ा है ना, यह ट्रेकिया ब्रोंकाई नासा छिद्र यहाँ से आता है, और इसका जो केंद्र होता है ये क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है, और एक्सपिरेटरी सेंटर तंत्रिका तंत्र जो होगा उसमें एक्सपायरेटरी सिस्टम और इंस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उनके द्वारा ये नियंत्रित होता है। क्लियर। फिर कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। श्वसन कोशिका के अंदर ऑक्सीजन है कि उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है, जो क्रमशः ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन ही जो होता है वो प्रमुख भूमिका होती है। ऑक्सीश्वसन में कुछ स्थितियों में प्राथमिक जीव में पाया जाता है। जो श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। इसके पहले भी हम लोगों ने 15 में पढ़ा था, है ना, 15 वाले लेसन में पढ़ा था। उसी प्रोसेस को यहाँ पे फिर से दोहराया गया है श्वासोच्छ्वास में। तो जिसमें पहला क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस या ऑक्सीश्वसन तथा अनऑक्सीश्वसन अर्थात दोनों प्रकार श्वसन में होता है। अनेक अभिक्रियाओं का कुछ योग होता है जिसमें ग्लूकोज का अणु जो होता है वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को लेसन 15 में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डील नहीं कर रही यहाँ पे। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण जो होता है वो अपूर्ण या पूर्ण रूप से होता है और क्रमशः अनऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में होता है। पहला है अनऑक्सी ऑक्सीकरण। अनऑक्सी ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती और जब अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसमें ले लेते हैं, ठीक। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि कोशिका द्रव्य में ही संपादित होता है। एक ही समय में प्राणियों में ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन एक साथ हो सकता है। अगर इसको देखेंगे तो ये पायरुविक अम्ल के अनऑक्सी श्वसन को अग्र समीकरण द्वारा हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसमें क्या होता है कि पायरुविक अम्ल जो होता है उसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से विघटित होकर CO2 एवं जल का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन यातायात स्थानांतरण। श्वसन के ग्लाइकोलिसिस पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के दौरान कोएंजाइम्स NAD, FAD आदि का अवकरण जो होता है 2H+ तथा 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण होता है। यह अवकृत को एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी या आंतरिक झिल्ली, जो ये सारी प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन यातायात की, ये कहाँ पे होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल्स में, कोशिकाओं में, उसके अंदर जो क्रिस्टी होती है, ऐसे रिंग नुमा संरचना, जो धागे नुमा संरचना होता है, उसमें H+ एवं ऊर्जा को मुक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। ये विमुक्त के पश्चात इलेक्ट्रॉन का यातायात एक श्रृंखला में विभिन्न चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में इसके स्थानांतरण के क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन कुछ चरणों में इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि उससे ATP का संश्लेषण हो जाता है। यह ATP आवश्यकतानुसार ADP और IP के रूप में विघटित होकर ऊर्जा को उत्पादन करते हैं, जिसका जीव अपनी विविध क्रियाओं में करते हैं। उपयुक्त प्रक्रम में मुक्त होने वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीजन विघटन चक्र एवं वक्र। हीमोग्लोबिन अणु के आसपास के पास जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोनों से जुड़ाव का गुण होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वो उससे जुड़ने लगती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में संचरित हो जाती है। शरीर में यदि किसी उत्तक स्थल पर CO की अधिकता होती है, जहाँ पे कोई उत्तक होता है वहाँ पे CO की ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो है वो अपेक्षा न्यून होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात CO को हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही उच्च आक्र सांद्रण वाले स्थल में पहुंचते हैं उनका विघटन हो जाता है तथा CO विमुक्त हो जाते हैं एवं एक बार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कराकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन विघटन चक्र कहलाता है। ऑक्सीजन विघटन चक्र की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव, जब ऑक्सीजन में आंशिक दबाव बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन की सांद्रता के मध्य जब ग्राफ बनाया जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन की सांद्रता का जब दाब बनाया जाता है, ग्राफ बनाते हैं, ऑक्सीजन विघटन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन में आंशिक दाब लगाते हैं तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की सांद्रता का जब ग्राफ बनाते हैं तो यह सिग्माइड वक्र, S आकार के वक्र में परिलक्षित होता है। इस प्रकार के ऐसा वक्र में परिलक्षित होता है। यह अवस्था उस दबाव को सूचित करती है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% तक सांद्रित हो जाती है।
इसका जो आंशिक दाब और ऑक्सीहीमोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन के बीच साम्यता की स्थिति को ज्ञात करना होता है। प्रायः उच्च आंशिक ऑक्सीजन दबाव जैसे कि फेफड़ों में होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस स्थिति में रक्त के जो सभी लाल रक्त कणिकाएं होती है वो पूर्णतः ऑक्सीजन से सांद्रित हो जाती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन से सांद्रित लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उन उत्तकों की ओर संवाहित होती हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ ऑक्सीजन का जो आंशिक दबाव होता है वो कम होता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन से पृथक्कृत होकर हीमोग्लोबिन को स्वतंत्र कर देते हैं। ये देखो सिग्माइड वक्र के रूप में दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन विघटन का वक्र जो है। फिर जब पीएच और कार्बनिक फास्फोरस जो है उसके कारण जब ऑक्सीजन की विघटन की प्रक्रिया होती है, किसके कारण? कार्बनिक फास्फोरस या पीएच या तापमान के कारण, तो यह प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो होता है वो समान हो जाता है। जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो संबंध होता है, जो बॉन्ड होता है वो समान हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है परंतु ऑक्सीहीमोग्लोबिन की सांद्रता घट जाती है, जिसके फलस्वरूप विघटन का जो वक्र होता है वो दाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। जो वक्र होगा वो थोड़ा सा हट जाएगा। CO के अनेक अम्ल से जुड़ने से पीएच में कमी के कारण जब CO का अम्ल जब जुड़ता है तो क्या होता है, पीएच में कमी होता है और अधिक ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, जिसके कारण वक्र जो होता है एक बार फिर से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाता है। कार्बनिक फास्फेट तथा 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट के उपस्थिति पर हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति बंधुता कम हो जाता है। इसके कारण भी ऑक्सीजन विघटन वक्र जो होता है फिर से दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन विघटन वक्र से रक्त द्वारा ऑक्सीजन के ले जाने से विमुक्त करने की जो स्थिति होती है उसकी तुलना प्रस्तुत करता है। एक साथ ही ऑक्सीजन सांद्रण तथा ऑक्सीजन द्वारा जो रक्त उत्पन्न होने वाले आंशिक दाब होते हैं उसके प्रस्तुत करते हैं, दोनों का तुलना किया जाता है। हीमोग्लोबिन से संयुक्त हुआ ऑक्सीजन पहले तो रक्त प्लाज्मा में विस्तृत होता है, तत्पश्चात वह रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतकों में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वह अवशोषित हो जाते हैं। प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन होता है, प्रत्येक पर्टिकुलर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जो 4 हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं वो 4 ऑक्सीजन अणु को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सभी हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, जितने समय में ऑक्सीजन का अणु धारण करते हैं उसका सांद्रण बिंदु कहलाता है। ऑक्सीजन विघटन वक्र पर विभिन्न प्रकार के कारकों से होने वाले प्रभाव को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तापमान में कमी आती है तो ऑक्सीजन के प्रति निम्न बंधुता होती है, जब तापमान होता है तो ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता जो होता है वो उसमें कमी आती है और निम्न बंधुता में वृद्धि होती है। जब अगर 2,3-डाइफॉस्फो कारक आएगा तो इसमें क्या होगी, उच्च बंधुता, ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता में कमी आएगी और इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, फिर ग्लिसरेट में क्या होता है, ग्लिसरेट में कमी होता है और इसमें वृद्धि होगा। PCO में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता में वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी। पीएच हीमोग्लोबिन में जब होगा तो वृद्धि अगर क्षारीय होगा, जो क्षारीय मात्रा होता है ना पीएच में, अगर पीएच कारक प्रभावित करता है तो जो अम्लीयता होगा वो कम ही होगा और क्षारीयता जो होगा वो बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन वहन क्षमता तथा CO वहन को स्थिति अनुसार बोर प्रभाव तथा होल्डेन प्रभाव के कहकर सूचित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। जो हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन वहन होता है, ऑक्सीजन को रखना उसके बाद उसको परिवहन करना जो होता है वो CO के वहन की स्थिति के अनुसार क्या बोलते हैं, उसको बोर प्रभाव या हॉल्डेन प्रभाव कहकर सूचित किया जाता है। हॉल्डेन प्रभाव जिसको कहते हैं, उसमें हॉल्डेन प्रभाव का विवरण सर्वप्रथम जॉन स्कॉट हॉल्डेन द्वारा दिया गया था। या इन्होंने बताया कि हीमोग्लोबिन के लक्षण को ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन के लक्षण को प्रदर्शित करता है। इस प्रभाव में क्या होता है कि रक्त का ऑक्सीजन रहित तो होते जाना उसके CO2 के धोने की क्षमता, CO2 को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह रक्त का ऑक्सीकरण उसके CO को ढोने की क्षमता घटाता है। नेक्स्ट है बोहर प्रभाव। बोहर प्रभाव का विवरण जो है वो सर्वप्रथम क्रिश्चियन बोहर ने किया। इनका कहना है कि रक्त में प्रोटॉन्स H+ तथा CO2 की सांद्रता में वृद्धि जो होती है वो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बंधुता अर्थात उसके ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करता है। रक्त में CO2 की वृद्धि जो होती है वो प्रोटॉन H+ एवं CO2 के बीच रासायनिक साम्यता के कारण pH को घटाती है। हॉल्डेन प्रभाव बताता है कि ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है हीमोग्लोबिन द्वारा CO के बंधुता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि उच्च CO सांद्रता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा द्वारा CO विमुक्त करने की स्थिति बनाती है, जबकि विपरीत स्थिति में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 ग्रहण कर
CO2 ग्रहण कारक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होने की स्थिति को सुनिश्चित करती है। हॉल्डेन प्रभाव जो होता है उसके बारे में बताया गया कि यह बोहर प्रभाव की विवेचना करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो CO2 एवं H+ हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति जो बंधुता को प्रभावित करता है। इन्होंने बताया कि CO और H+ सांद्रता की स्थिति में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के प्रति बंधुता करती है, जबकि विपरीत स्थिति में अर्थात निम्न CO2 और H+ सांद्रण की स्थिति में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के प्रति बंधुता बढ़ती है। फेफड़ों में उच्च ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का CO2 को त्याग कर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हॉल्डेन प्रभाव का उदाहरण है। इस प्रकार क्रियाशील पेशियों में क्रियाशील जो पेशियां होती हैं उनमें CO2 एवं H+ सांद्रता जो होता है वो उच्च स्तर पर होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशीय उत्तक होकर बहता रक्त को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन त्याग देता है और CO2 को ग्रहण कर लेता है। यहाँ यह स्थिति जो है वो CO2 एवं H+ आयन के उच्च सांद्रण के कारण उत्पन्न होती है। यह ब्रोहर प्रभाव का उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट आपका श्वसन का नियमन। मनुष्य में श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास की जो दर का नियंत्रण होता है वो दो विधियों वाला होता है। पहला है तंत्रिकीय नियमन और दूसरा होता है रासायनिक नियमन। तंत्रिकीय नियमन क्या होता है, नर्वस रेगुलेशन, जिसको मस्तिष्क के पश्च भाग में पाए जाने वाला जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसमें श्वसन क्रिया का नियंत्रण कहा जा सकता है या श्वसन क्रिया का श्वसन केंद्र कहा जा सकता है। इस भाग से जो निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो फेफड़ों की भित्तियों में अंतरपशुक पेशियों एवं डायफ्राम पेशियों तक जाती है। फिर होता है रासायनिक नियमन। ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र जो होता है, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र जिसको बोलेंगे, उसमें क्या होता है, ताप, रुधिर में ऑक्सीजन की कमी या CO की अधिकता एवं रुधिर में pH आदि से प्रभावित होकर श्वास केंद्र श्वासोच्छ्वास से संबंधित पेशियों को उद्दीपित करता है और इस परिस्थिति में सांस लेने की गति में वृद्धि करता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक रुधिर में CO होता है। जब रुधिर में O2 होता है तो यह कैरोटिड ग्रंथि एवं एओर्टिक चाप में संवेदी ग्राही या समूह उपस्थित होता है जो कि रुधिर के O2 या CO2 में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करता है। जो O2 होता है उसको और CO2 के ग्रहण कर उसे श्वसन केंद्र तक पहुंचाते हैं तथा श्वसन जो होता है वो केंद्र श्वासोच्छ्वास से संबंधित सभी पेशियों को श्वासोच्छ्वास क्रिया के लिए निर्देशित करती है। जब कभी फेफड़ा आवश्यकता से अधिक फूल जाता है, जब फेफड़ा जो होता है वो आवश्यकता से अधिक फूल जाता है, तब केंद्र एक प्रकार का प्रतिवर्ती चाप चक्र बनाते हैं। इस चाप चक्र को हेरिंग ब्रूएयर चाप कहते हैं। यह चाप जो होती है ऐसी स्थिति में श्वसन की दर को बढ़ा देती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्वसन संबंधी विकार या अनियमितताएं। जो श्वसन होती है वो हम ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार के रोगाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ लाभदायक तथा हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, इनसे बचना चाहिए। जिसमें से कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये देखते हैं। खांसना, ये क्या होता है, यह मुंह से वेग से खो खो की आवाज़ के रूप में प्रदर्शित होती है। खांसने के बारे में कोई ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यह तंत्रिकीय नियंत्रण के कारण होता है, ठीक है, जो वायुमंडल की स्वच्छता हेतु विभिन्न जीवन के लिए आवश्यक होती है। खांसने की क्रिया तब होती है जब कोई बाह्य पदार्थ वायुनाल या वायु प्रकोष्ठ में किसी प्रकार से पहुंच जाता है, उसे उद्दीपित कर देता है, जिससे खांसी आती है। शरीर के श्वसन के क्रम में आए पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी संपन्न होते हैं। खांसी होने से पहले करीब 2.5 लीटर जो वायु हो वो फेफड़े के अंदर ग्रहण किया जाता है तथा घाटी द्वारा स्वर तंतु बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के कारण उच्च श्वसन रुक जाता है। इस स्थिति में उदर एवं अंतरापशुक पेशियां जो होती हैं वो तेजी से संकुचित होना प्रारंभ कर देती है, जिससे क्या होता है, वायु के दबाव को बहुत अधिक मिलीमीटर बढ़ा देता है। इस स्थिति में घाटी द्वारा स्वर तंतु अकस्मात खुल जाते हैं। फलतः वायु जो होता है वो बहुत अधिक दबाव से पदार्थ के साथ खो खो की आवाज़ करते हुए बाहर निकल जाती है। फिर है छींकना, स्नीज जिसको बोलते हैं, यह भी खांसी के समान ही है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी खांसी की तुलना कम होती है इसकी निरंतरता। यह तंत्रिकीय नियंत्रण में होने वाला ही क्रिया होता है। इसमें भी क्या होता है, जब कोई बाहरी पदार्थ नासा क्षेत्र या नासावेश में प्रवेश कर जाता है तो उद्दीपित हो जाता है, जिससे क्या होता है अंदर, जिससे पहली स्थिति में क्या होता है, फेफड़े के अंदर जो वायु भरी होती है वो वायु उदर के संकुचन के साथ अंतरापशुक पेशियों से छींक की आवाज़ के साथ तुरंत बाहर आ जाती है, इसलिए इसे छींक कहकर सूचित करते हैं। फिर है न्यूमोनिया, यह जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होने वाली श्वास नली अनियमितता है। निमोनिया अर्थात इस जीवाणु का संक्रमित होने की स्थिति में क्या होता है, कुपिकाएं और ब्रेंक्यूल जो होते हैं और श्लेष्मा भर जाती है, जिससे श्वसन में परेशानी होती है। अत्यधिक स्तर में संक्रमण होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक माना जाती है। फिर है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में क्या होता है, विषाणुओं के संक्रमण से होता है जो बहुत दिनों तक
संक्रमित रहने की स्थिति में ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया जैसे रोग होने की संभावना को बढ़ा देता है। जब श्वसन मार्ग में कुछ बाहरी पदार्थ आता है तो वो उद्दीपित हो जाती है और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। नसिका जो होता है वो श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाता है, नाक बंद हो जाता है, स्त्राव की अधिकता होती है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बुखार आ जाता है। इस रोग के सामान्य लक्षण है। सावधानी बरतने पर यह 1 सप्ताह के अंदर यह रोग अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर एक काली खांसी, वुफिंग कफ, यह रोग बच्चों में ज़्यादातर होता है। इस रोग में तेजी और निरंतर खांसी होते लगता है। यह रोग जो है हीमोफिलस पर्टुसिस के संक्रमण के कारण होता है। इसका जो प्रभाव है वो रात में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और जिससे रोगी जो रहता है वो निरंतर खांसते रहता है। फिर डिप्थीरिया, यह रोग जो होता है वो 2 से 5 तक के बच्चों को होने वाला खतरनाक जीवाणुविक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोराइजिन बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जो जीवाणु होता है उसके संक्रमण से होता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तत्काल चिकित्सकीय सलाह नहीं देने पर 24 घंटे के अंदर ही जो होता है रोग होता है वो असाध्य हो जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, गले में दर्द होता है, सर दर्द, उल्टी, ज्वर होना, बॉडी पेन, ये सब लगा रहता है। बाद में गले में सूजन आ जाता है, जिससे खाना पीना जो होता है वो रुकावटें आती है, उसमें अवरोधन उत्पन्न होता है। डिप्थीरिया, खाली खांसी तथा टिटेनस के रोकथाम के लिए बच्चों के जन्म से 6 माह के अंदर ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाए जाने से बच्चों में यह रोगों के लिए प्रतिरोधकता को विकसित करती है। फिर है नेक्स्ट आपका दमा, यह तापमान में उतार चढ़ाव, पुष्पों के परागकण के विभिन्न प्रकार के पदार्थों या धूल के कणों से एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें जल्दी जल्दी सांस लेने जिसे दम फूलना कहते हैं। इस रोग में फेफड़ों की कुपिकाएं जो होती है वो लसिका के भर जाने से बंद हो जाती है, जिससे मरीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर है तपेदिक, यह रोग भी जो होता है वो जीवाणुविक रोग होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से हो जाता है। यह जीवाणु जो है फेफड़े के कुपिकाओं में स्थापित हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति से फेफड़ों की कोशिकाएं उद्दीपित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण श्वसनीय क्षेत्रफल घट जाता है। इस रोग में क्या होता है, श्वास लेने में कठिनाई भी आती है। फिर है फुसफुसिया रेशमियता, इसमें क्या होता है, फेफड़ों में तपेदिक से मिलता जुलता रोग का प्रदर्शन करते हैं। इससे प्रकीर्ण के कारण फेफड़ों की सतह जो होती है वो रेशा रहित हो जाती है, रेशा युक्त हो जाती है। इससे संकुचन से शीलता एवं वायु ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है, जिससे थोड़े से व्यायाम करने में रोगी में सीने में दर्द होने लगता है। यह रोग प्रायः खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर है इम्फाइसेमा, इसे बूढ़ा रोग भी कहा जाता है। यह रोग जो होता है वायु प्रदूषण तथा धूम्रपान के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण और धूम्रपान के कारण ये कुपिकाएं संकुचित हो जाती है तथा इनकी जो भित्ति है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। इससे गैसों के परिवहन की मात्रा कम हो जाता है। फलतः व्यक्ति को अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण दम घुटने का आभास होता है। यह रोग बढ़ाने पर मृत्यु का कारण भी हो सकता है। फिर है हाइपोक्सिया, यह रोग ऊंचाई, वायुदाब की कमी तथा साइनाइड विषाक्तता के कारण होता है। इसमें फेफड़े उपलब्ध ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाते। फिर है श्वासावरोध, यह रोग जो होता है वो फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण होता है, जिसमें क्या होता है, वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति न्यूमोनिया रोग के कारण फेफड़ों में उत्तकों में या फिर श्लेष्मा के भर जाने के कारण होता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण क्या होता है, श्वास लेने में रुकावट आती है। यह स्थिति भी दम घुटने जैसे लक्षण के रूप में पहचानी जाती है। इस स्थिति में कृत्रिम श्वसन का नाम दिया जाना अधिक उपयोगी है। फिर है फुसफुसीय कैंसर, लंग कैंसर जिसको बोलते हैं। इसमें जहरीले जो पॉइजनस जो गैस होता है वो फेफड़ों में आता है, या फिर अत्यधिक धूम्रपान करने से जो पॉइजनस गैस आता है वो असामान्य रूप से वृद्धि करके अभिप्रेरण से अपने फेफड़े में भर जाता है, जिससे दुर्गमता भी कहते हैं। इस रोग के बढ़ने पर फेफड़े की रक्त कोशिकाएं फटने लगती है और रोगी खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर नेक्स्ट है आपका मुंह द्वारा सांस लेने का कुप्रभाव। हमको हमेशा सांस कहाँ से लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं मुंह से सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग नाक से जब सांस लेते हैं तो वो छन कर वायु जो होता है वो अंदर जाता है, तो जो सही वायु होता है वही पहुँच पाता है। लेकिन अगर मुँह से लेते हैं तो उसमें छननी नहीं होता है, जिससे वो क्या होता है, डायरेक्ट पहुँच जाता है, जो हानिकारक होता है। इससे क्या होता है, वायु सूखी, ठंडी एवं धूल युक्त होती है, जो गले, श्वास नलिका, फेफड़ों में जाकर संक्रमण का कारण बनती है। मुख से श्वसन में होने वाले टॉन्सिल से बढ़ने, दांतों के सड़ने तथा ब्रोंकाइटिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यह स्थिति व्यक्ति का बहरेपन की ओर उन्मुक्त करता है, साथ ही ऐसी स्थिति में बच्चे को डिप्थीरिया का रोगी भी बना देता है। फिर है नेक्स्ट आपका व्यावसायिक
फेफड़ों का रोग, या फेफड़ों का रोग है जो कि क्या करता है, व्यक्तियों के कार्यस्थल जैसे सूती कपड़े के कारखाने, कोयले की खान, पत्थर का चूरा बनाने, लोहे के कारखाने, एस्बेस्टॉस के कारखानों में होता है। उसमें निकलने वाले जो धुएं होते हैं, गैस होते हैं, हल्के रंग होते हैं, उनसे होता है। ठीक है, ये लंबे समय वाला रोग होता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में संग्रहित हो जाते हैं तथा एक निश्चित दर से बाहर नहीं निकाले जा सकते। अतः यह पदार्थ जो होता है वो जहरीले रसायन फेफड़ों में इकट्ठा होकर एक विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। फेफड़ों के ऊतक इन पदार्थों से क्रिया करते हैं अतः फेफड़ों के परिभाग में तंतुमय संयोजी ऊतक की फाइब्रोसिस या उभार आ जाता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका, कौन कौन से प्रदूषक से कौन कौन सी बीमारी होती है। लोह कण से न्यूमोकोनियोसिस, सिलिका के कण से सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से क्या होता है, एस्बेस्टोसिस, और कोयले की धूल से होता है एंथ्रोकाइसिस। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेसन के लिए सीजी शिक्षा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।